सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी की टीचर कमला मैम आज आपको स्तीज भाग 1 से लेसन सेकंड मेरे संग की औरतें पढ़ाऊंगी बेटा। इसकी जो लेखिका है वो है मृदुला गर्ग। तो जो मृदुला गर्ग है उन्होंने जो है ये मेरे संग की औरतें एक आत्मकथात्मक निबंध के तौर पर लिखा है। और इसमें जो है मृदुला गर्ग ने जो है अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का यह उल्लेख किया है। तो पहले जो मृदुला गर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं बेटा। ये जो मृदुला गर्ग है हिंदी साहित्य में जाना पहचाना नाम है इनका, और आज भी हिंदी कवि सम्मेलनों में इन्हें देखा जा सकता है क्योंकि ये फिलहाल जिंदा हैं। ये फेसबुक पर भी सक्रिय हैं और मृदुला गर्ग ने इस पाठ को सहसमन शैली में लिखा है। और इसमें उन्हें यह बताया कि उनके जीवन में ऐसी स्त्रियां आई जिनकी वजह जिनसे भी बहुत प्रभावित हुई, और उनके स्वभाव के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ वे बताते हुए यह समझाना चाह रही हैं कि स्त्रियां अगर चाहे तो परंपरा तरीके से जीते हुए लीक से हटकर भी जी सकती हैं। यहाँ का जो माहौल है बेटा वो 40 के दशक का है, और इसमें एक घटना उन्होंने 1947 की भी बताई है जब देश आज़ाद हुआ था। पाठ को शुरू करने से यानी कि जो हम पाठ पढ़ते हैं उससे उसकी स्टार्टिंग में जो ये जो है मृदुला गर्ग जो अपनी नानी के बारे में बता रही है कि उन्होंने मृत्यु के नज़दीक अपने पति के दोस्त स्वतंत्रता सेनानी जो हैं प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। तो बेटा जो है यहाँ लेसन पढ़ते हैं। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, जाहिर होता है बेटा स्पष्ट, आगे बीच में मेरी एक नानी थी वो एक स्पष्ट है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। तो कहती मैंने उनको कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम तीनों बहनों को खुद ही कहानियाँ कहनी पड़ी। तो बेटा ये क्या है, 3 बहनें हैं क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में बता दिया है। नानी से कहानी भले ने सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी। तो कहता है कि नानी को तो से कहानी नहीं सुनी, लेकिन नानी की कहानी जो है कि नानी की जो बातें हैं ना उसकी कहानी के तौर पर हमने बहुत सुना। बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। तो बेटा मर्म होता है यहाँ पे भेद कि जो है उसको उसका जो भेद समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दा नसी औरत थी। पारंपरिक होता है बेटा परंपरा से जो चली आ रही है, और अनपढ़ मीन्स जो अशिक्षित होता है उसको बोलते हैं, जो पढ़ा लिखा न हो। पर्दा नसी मीन्स जो पर्दे में रहती हो। उनके पति शादी के तुरंत होता है शादी के बाद ही जल्दी से उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। तो कहते हैं कि जब उसकी शादी हुई थी यानी कि मेरी नानी की शादी हुई थी तो शादी के तुरंत बाद बैरिस्ट्री वकालत, और या विलायत मीन्स इंग्लैंड में। तो कहता है कि इंग्लैंड में जो वे क्या करने चले गए थे, पढ़ने चले गए थे शादी होते ही। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। कहता है कि जो जब वे पढ़कर या डिग्री लेकर लौटे तो विलायती, क्योंकि वो इंग्लैंड में गए थे, विलायत क्या होता है, इंग्लैंड होता है। तो जब वो विलायत में पढ़ कर आए तो वहाँ पे जो वो अपने जैसे, क्योंकि जिस माहौल में हम रहते हैं उसी के माहौल हम अपना जीना शुरू कर देते हैं। तो कहता है कि उसके जो विलायती जो ढंग था, रीति जो रिवाज थे के संग जो है ज़िंदगी बसर करने लगे। तो नानी ने अपने रहन सहन यानी कि जैसे वो पहले रहती थी नाना के जाने के बाद, और नाना के आने के बाद भी उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति के सामने किया। इच्छा आकांक्षा कोई भी उसकी यानी कि जो मेरी ये इच्छा है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उन्हें इतना डराया कि वे एकदम मुँह जोर हो उठी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। तो कहते कि जो मेरी नानी की जो है वो मौत यानी कि करीब आई, तो वो है इसकी जो है 15 वर्षीय इकलौती बेटी यानी कि इसकी जो है मृदुला गर्ग की माँ। तो कहते हैं कि उसकी फिक्र होने लगे तो एकदम इतनी डर गई तो वो एकदम मुँह जोर होगी।
तो जो मुँह जोर होता है बेटा भूत बोलने वाला, क्योंकि वो पहले तो पर्दे में रहती थी, बिल्कुल नहीं बोलती थी, तो एकदम इतना बोलना शुरू कर दिया। और उन्होंने अपना नाना से कहा कि वो पर्दे का लिहाज छोड़कर जी, क्योंकि पर्दा क्या करता है उसका मतलब लिहाज छोड़कर उसको छोड़कर वो कहने लगी कि आपका जो दोस्त है ना स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उसे वो मिलना चाहती है। तो सब दंग हैरान रह गए। तो ये जो बातें सुनी तो सब क्या बोले, एकदम हैरान रह गए। अगर जिस पर्दानसी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने पति से मुंह खोल कर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह सकती है। तो सब एक पूरा जो फैमिली वो बहुत हैरान होगी कि जो औरत पर्दे में रहती थी और वो अपने मर्द से बात नहीं करती थी, मुंह खोल कर बात नहीं करती थी, तो वो एकदम कहती है कि मैं आपके दोस्त से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसके लिए तो अजनबी था। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नज़ाकत की लाज रखी। तो उन्होंने उस टाइम समय कुछ भी नहीं कहा कि भी ऐसा मतलब मौका, क्योंकि उस टाइम उसकी जो मौत थी वो नज़दीक थी। तो सवाल जवाब में जो है उसने समय बर्बाद न करने के बजाय जो है जल्दी से जाकर दोस्त को भी ले आए और बीवी के सामने उसको पेश किया, यानी कि खड़ा कर दिया। अब जो नानी ने कहा और भी हैरत अंगेज था, वे और भी हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। किसको बोली सारी बातें ये? प्यारेलाल शर्मा को, अपने पति के दोस्त को। मेरे पति तो साहब हैं और मैं उन्हीं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो। फरमावदार होता है बेटा आज्ञाकारी, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का भक्त था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। कौन था? इसका पति। तो कहता है कि मैं नहीं चाहती कि जो मेरी शादी वो भी किसी भक्त से हो, अंग्रेज़ों के भक्त से। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढ कर उसकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी है ना, ऐसे ही जो है मेरी जो बेटी का जो होने वाला जो पति है वो भी एक स्वतंत्रता सेनानी हो। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। कहता है कि किसी को मतलब बेखबर, सब बेखबर थे इस बात से कि भी मतलब बेखबर था बेटा, अनजान, सब अनजान थे कि जो है इस औरत के मन में आज़ादी के प्रति इतना जुनून होगा। जुनून होता बेटा पागलपन। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद खाल के रहे होंगे। सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि वो तो अपनी ज़िंदगी में क्या थी, बहुत आज़ाद खाल की थी। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। कहता है कि ना तो उन्होंने अपने नाना की मतलब कोई साझेदारी करी, ना उनका मतलब ढंग बदला। भाई तुम ऐसे पहनते हो, मैं ऐसे क्यों पहनूं, तुम ऐसे मतलब काम करते हो, मैं ऐसा क्यों, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी ज़िंदगी जीती रही, वो अपना ज़िंदगी जीते रहे दोनों पति पत्नी। तो कहते हैं कि पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश ज़िंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। कहता है कि जो है पारंपरिक परंपरा से जो है घरेलू उबाऊ, तो बेटा यहाँ जो है उबाऊ होता है कि उबा देने वाली, और क्योंकि उसने कोई दखल नहीं दिया था उसकी ज़िंदगी में, तो कहता है कि और खामोश ज़िंदगी जो है मैं आज के हिसाब से जो है क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, कि यानी कि वो जो क्रांतिकारी कुछ भी ना हो, लेकिन दूसरों की तरह जीने के लिए मजबूर न होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी, कि भी अपने ढंग से जीना वो भी क्या है, एक आज़ादी है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं, और धन्यवाद बेटा।